हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय में प्रथम चैप्टर भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसके अंदर अभी तक जो पिछली 5 वीडियो हैं उसके अंदर हम सामान्य परिचय से लेके भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। 2 प्रकार के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, दोनों के बारे में हमने 4 वीडियो के अंदर बड़े विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। इसके ऊपर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान, संस्कृति, ये सब, इन सब चीजों में भारत बहुत अग्रणी रहा है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है, माता भूमि पुत्रों पृथ्विया, अर्थात भारत भूमि को माता का दर्जा दिया गया है। अथर्ववेद में ही वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा मिलती है, अर्थात पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है। और सर्वभवन्तु सुखनी सर्वे सन्तु निरामय, अर्थात सभी के मंगल की, सभी के सुख की कामना की गई है। ऐसी प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति रही है जिसमें सबके कल्याण की, सबके मंगल की बात होती थी। अगर आर्थिक समृद्धि की बात करें तो प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आर्थिक समृद्धि भी इतनी भी सोने की चिड़िया कहलाता था, और सांस्कृतिक समृद्धि की वजह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था अपने धर्म, दर्शन और संस्कृति की वजह से। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, इस पर हम बात करेंगे। प्राचीन काल से ही जिस संस्कृति ने पूरे विश्व में अपना प्रचार प्रसार किया वह संस्कृति भारतीय संस्कृति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो पूरे विश्व में संचार हुआ भारतीय संस्कृति का, यह संचार किसी सैनिक अभियान से या बल प्रयोग के द्वारा नहीं हुआ, सांस्कृतिक विनिमय पर आधारित था। किस पे आधारित था? सांस्कृतिक विनिमय। भारतीय संस्कृति का जो विश्व में संचार है वो सांस्कृतिक विनिमय पर आधारित था, किसी सैनिक आक्रमण पर आधारित नहीं था। ऐसा नहीं है भी जितनी हम अपने वैभवशाली अतीत की बात करते हैं उसके बारे में केवल हमारे भारत के ग्रंथों के अंदर ही बात हमें सुनने को मिलती है। भारतीय विद्वानों ने कहा है, अनेक पाश्चात्य विद्वान भी हुए हैं, अनेक पश्चिमी विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा के उद्गार प्रकट किए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो म्यूर नाम के इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है भी भारत भूमि के ऊपर दुनिया की हर प्रकार की जो वनस्पति है वो उत्पन्न होती है, और ये अपने आप में अद्भुत है। दूसरे नंबर पर हम बात करें सर वाल्टर रेले। सर वाल्टर रेले का कहना है भी प्रथम मानव की जो उत्पत्ति है वो भारतीय खंड में हुई, भारतीय उपमहाद्वीप में हुई। ये सर वाल्टर रेले का कहना है। तीसरे नंबर पर कर्नल अलकाट जो संस्कृति का उद्गम है, संस्कृति का उद्गम स्थल भारत भूमि को मानते हैं। सर वाल्टर रेले जो प्रथम मानव की उत्पत्ति भारतीय खंड में मानते हैं, और कर्नल अलकाट जो है संस्कृति का जो उद्गम स्थल है वो भारत भूमि को मानते हैं। फिर हम बात करें वाल्तेयर की। जैसा कि हम जानते हैं वाल्तेयर फ्रांसीसी विद्वान थे। एक बार जब वाल्तेयर को किसी ने ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की तो इन्होंने कहा कि ये भेंट इतनी अनुपम है कि पश्चिम के राष्ट्र हमेशा पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। ये शब्द
वाल्तेर ने कहे भी पश्चिमी जो राष्ट्र हैं वो सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। इसके बाद हम एक अन्य विद्वान की बात करें जिसमें नाम आता है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण और बुद्धि की शक्ति चरम सीमा पर कहां तक पहुंची और अरस्तु, कांट वगैरह इनके दर्शन के बाद भी पढ़ने योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए, तो मैं त्रिवार उत्तर दूंगा हिंदुस्तान में। तो मैक्स मूलर ने भी जो भारतीय संस्कृति की प्रशंसा में कसीदे पढ़े हैं। मैक्स मूलर का कहना है कि दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के जो लोग हैं वो अपने आप को आर्य मानते हैं और वो लोग आज भी जो है राम जन्मोत्सव और दशहरा वगैरह ऐसे त्योहार मनाते हैं, जिससे पता चलता है भी प्राचीन काल में वहां तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे भी किन किन भागों में जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। बृहत्तर भारत की जो हम अवधारणा पढ़ते हैं, पहली बार बृहत्तर भारत बृहत्तर भारत की अवधारणा का प्रथम बार जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में पहली बार बृहत्तर भारत के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। जो समुद्र पार के द्वीप हैं, नवद्वीप का भी जैसे जिक्र हम करते हैं, जिसके अंदर श्रीलंका, श्याम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह इन सब देशों को जिसमें हम लेते हैं, द्वीपांतर कहा गया है। समुद्र पार के द्वीपों के लिए द्वीपांतर शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। बृहत्तर भारत के अंतर्गत हम जो वर्तमान भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का इलाका, इसके अलावा जावा, सुमात्रा, मलाया, बर्मा, ये सब मिलके बृहत्तर भारत हम बनाते हैं। अगर हम बात करें तो भारत भूमि से जो भारतीय हैं वो प्रशांत महासागर की तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जो मलाया पहुंचे हैं, जावा, सुमात्रा द्वीपों पर पहुंचे, बोर्निया पहुंचे, कंबोडिया पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। इसके अलावा आगे जापान और कोरिया तक जो है भारतीय पहुंचे और उन्होंने अपनी जो संस्कृति है, धर्म है, उसका प्रचार प्रसार किया। पश्चिमी तट से अगर बात करें तो जो द्रविड़ हैं, द्रविड़ नाविक हैं, तो वो अफ्रीका का पूर्वी तट जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के इस पूर्वी तट के पास पास जो है अनेक स्थानों पर अपने वास स्थल स्थापित किए। जो द्रविड़ नाविक पश्चिम की तरफ गए, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। इसके अलावा कुछ भारतीय उत्तर की तरफ गए, उत्तर में जिन्होंने दक्षिणी रूस, चीन, इधर तिब्बत वगैरह, इस काफी ये जो इलाका है, इस सब के अंदर अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। प्राचीन काल में जो है सनातन मत का प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद फिर हम जानते हैं भी ये सभी देश आज भी बौद्ध हैं, तो बौद्ध संस्कृति, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो सब भारतीय जो विद्वान हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा उत्तर पश्चिम की तरफ भी भारतीय आगे बढ़े और उन्होंने अफगानिस्तान, ईरान, इराक और ये सब जो इधर इलाका है, इसके अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार भारतीय जो हैं, इधर कहा जाता है जो भारतीय अमेरिका तक, दक्षिणी अमेरिका के अंदर हमने बात की, दो महाद्वीप हम लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में चिली, पेरू तक जो है वो भारतीय पहुंचे और मध्य अमेरिका में मैक्सिको की हम बात करते हैं, वहां तक जो है भारतीय नाविक पहुंचने में जो है
सफल हुए। इसके अलावा कौंडनीय नामक वीर ने फुनान संस्कृति, हम स्पेशल बात करते हैं, कौंडिन्य नामक वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। कंबू जो है ये कंबोडिया पहुंचा। इसके अलावा बलाढ्य वंश का जावा सुमात्रा के अंदर श्री विजय वंश, बहुत सारे ऐसे अनेक भारतीय वंश हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, और लोगों के नाम के पीछे हम वर्मा, राम, इस प्रकार के नामों से, जगह के नामों से, लोगों के नामों से हमें पता चलता है भी वो बृहत्तर भारत का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो बोरमदूर, अंकोर वाट का जो शिल्प है अपने आप में भव्य है, और वो इस बात का प्रतीक है। अंकोर वाट के मंदिर, बोरमदूर का स्तूप, ये सब बताते हैं भी बृहत्तर भारत का वो कभी हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की नाविक शक्ति। इसी से रिलेटिव टॉपिक है प्राचीन भारत की नाविक शक्ति। प्राचीन भारत की नाविक शक्ति नवगति शब्द हमें मिलता है। इसके लिए नवगति से ही जो इंग्लिश का शब्द है आने वाले टाइम में नेविगेशन शब्द जो है, नेविगेशन शब्द जो नवगति का ही रूपांतरण है, और उर्दू का शब्द है नाव। ये भी जो नव शब्द है जो नाव के लिए ही काम में लिया गया है, इसके इसी से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसी का ही पर्यायवाची माना जाता है। तो नाविक शक्ति की अगर बात करें तो भारत के अंदर आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व समुद्र में चलने वाली विशाल नौकाओं के बारे में हमें पता चलता है। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत सारे मोहरों पर, पात्रों पर हमें जलपोतों का जो है चित्रण देखने को मिलता है। लोथल से हमें एक जो है विशाल डाकयार्ड या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो कृत्रिम बंदरगाह है, मानव निर्मित है। इस लंबे चौड़े बंदरगाह को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तैयार किया। 65 से 70 टन वजनी जहाज जो हैं वो सीधे वहां घाट तक पहुंच पाते थे, जिससे ये बात स्पष्ट होती है भी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो समुद्री मार्ग से अन्य देशों के साथ जो समकालीन सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उन सभ्यताओं के साथ उनका व्यापार था। तो उस समय में भी 8 से 6000 वर्ष पूर्व लगभग भारतीयों के पास एक समृद्ध नाविक शक्ति थी, जिसकी सहायता से उन्होंने अपना ये जो हम कह देते हैं भी शहरी एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, मुख्य जो उनका पेशा था वो व्यापार था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की, कोलंबस के जन्म से भी 1000 वर्ष पूर्व भारत के अंदर शक्तिशाली जो है जलपोतों का निर्माण होता था, और भारतीय ऐसे जलपोतों का संचालन करते थे। इतिहास के अंदर हमें उदाहरण मिलता है फायान, एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो 3री-4री शताब्दी के अंदर गुप्त साम्राज्य के समय भारत की यात्रा पर आया था। ये जब वापस जाता है चीन को, तो ये भारत से श्रीलंका जाता है, और श्रीलंका से जलयान के अंदर बैठकर, मतलब ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में, वहां से ये बैठा था जलयान में, वहां से वो श्रीलंका गया, और वहां से फिर जो जावा सुमात्रा वगैरह, और वहां से फिर जो है चीन की तरफ। तो समुद्री मार्ग से फायान जो है वापस लौटा है। कोलंबस के जन्म से भी 1000 वर्ष पूर्व की ये बात है।
तो ये प्राचीन भारत की नाविक शक्ति की हम बातें कर रहे हैं। इसके अलावा हमें एक उदाहरण मिलता है धार का, जो शासक हुए वहां पर भोज परमार, उनका एक ग्रंथ है जो नाविक शक्ति के ऊपर है, बड़ा फेमस है। हम बात करते हैं उसकी, युक्ति कल्पत्रु। युक्ति कल्पत्रु राजा भोज परमार का ग्रंथ है, जो पूरी तरह से जो है नौकायान पर आधारित है। इसके अलावा दिशा ज्ञान के लिए जो भारतीय नाविक हैं वो लौह मत्स्य यंत्र का इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार हमारी समृद्ध नाविक शक्ति थी प्राचीन काल में। ये जो वैभवशाली भारत की उपलब्धियों में हमने आज दो चीजों की बात की, एक वृत्तर भारत वाला जो हमारा टॉपिक है, भारतीय संस्कृति का विदेशों में संचार प्रचार प्रसार, और दूसरा नाविक शक्ति। आगे तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो भारत का प्राचीन इतिहास पाषाण काल से हम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वहां से शुरू करेंगे। अभी के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद।